तो अपने लास्ट सेशन में हम लोग ये 5 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने यहाँ से अपने एक्सेल की शुरुआत करी थी। एक्सेल का आपका पहला चैप्टर था जिसका नाम था ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा में सबसे पहला टॉपिक था शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में 3 पॉइंट थे, सिंगल लेवल शॉर्टिंग, मल्टी लेवल शॉर्टिंग और कस्टम शॉर्ट। ये हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक था फिल्टर। फिल्टर के 2 पार्ट थे, एक था नॉर्मल फिल्टर और एक था एडवांस फिल्टर। दोनों हम लोगों ने कंप्लीट किया था विद प्रैक्टिस ऑन सम डेटा। ठीक है, अब हम अगले न्यू टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा सेशन नंबर 2, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे ग्रुपिंग एंड सब टोटल। अब ग्रुपिंग एंड सब टोटल क्या होता है इसको समझो। मान लो आपके पास कोई डाटा इस तरीके से दिया जाता है जिसमें आईडी, प्रोडक्ट और उनकी सेल, या फिर आईडी, प्रोडक्ट, सिटी या फिर उनकी सेल, और बहुत सारा रिकॉर्ड है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं, अलग अलग तरह की सिटीज हैं। अब आपको उसमें बोला जाए कि सिटी वाइज टोटल निकालो, तो इसको बोलते हैं डाटा को ग्रुप करके उसका टोटल निकालना, दैट इज कॉल्ड सब टोटल। या फिर आपको बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट वाइज टोटल निकालो हर प्रोडक्ट का, तो वो हमारा प्रोडक्ट वाइज सब टोटल कहलाता है। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट एक साथ चलते हैं, डाटा की ग्रुपिंग और उनका टोटल। तो इसी कॉन्सेप्ट को सब टोटल एंड ग्रुपिंग कहते हैं। तो ये कब यूज होता है? टू फाइंड द टोटल बाय ग्रुपिंग द कॉलम। ठीक है, एग्जाम्पल फाइंड सिटी वाइज टोटल, समझ जाओगे इससे आप। फाइंड प्रोडक्ट वाइज टोटल, तो लाइक दिस। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया। अब ये ऑप्शन मिलता कहाँ पर है? डेटा में जाओगे ना जब आप लोग, तो डेटा में आपको मिलेगा आउटलाइन नाम का एक ग्रुप, और उस ग्रुप में जब जाओगे ना तो वहां आपको सब टोटल का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये होता है मेन फंडा। ठीक है, अब लोग बाग चाहते हैं इसका शॉर्टकट अगर हो तो क्या हो, तो इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस ए बी। तो ये इसका शॉर्टकट है। तो पूरे नोट्स मैंने लिख दिए हैं, मतलब समझा दिया, डेफिनेशन लिख दी है और इसका शॉर्टकट्स वगैरह लिख दिया, टाइप्स लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसको लाइव हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे अपने लैपटॉप पे। ये डाटा शीट मैं आप लोग को भेज दूंगा। ठीक है, तो इस डाटा शीट को कॉपी करके जैसे भी करके आप लोग बैठ के आप इसका प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक डाटा, जिसमें क्या क्या है, ब्रांड है, सिटी है, प्रोडक्ट का नाम है और अमाउंट है। दिख रहा है सबको? दिख रहा होगा। अब मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि इसके अंदर हमको जो है आप सिटी वाइज टोटल निकाल के दीजिए। ठीक है, हर सिटी का टोटल आप मेरे को बताइए। तो हम इस सवाल को करेंगे ऐसे, बहुत आसानी से कर सकते हो। डाटा चाहे कितना भी बड़ा हो, हजारों की संख्या में हो, लाखों की संख्या में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विद इन अ मिनट ये काम हो जाता है। करना है आपको, जिस कॉलम के हिसाब से डाटा को आपको टोटल करना होता है, आप सबसे पहले पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लो। वो कॉलम के हिसाब से डाटा पहले शॉर्ट कर लेना। क्या कर लेना? शॉर्ट कर लेना। शॉर्ट करने से क्या होगा? डाटा ग्रुप हो जाता है। अगर मैं डाटा को सिटी के हिसाब से शॉर्ट करूंगा तो दिल्ली का डाटा एक तरफ आ जाएगा। शॉर्टिंग का मतलब तो यही होता है, ऐसे थोड़ा ना दिल्ली के बाद पलवल आ जाएगा। शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? डी वाला सारा डाटा एक तरफ, पी वाला डाटा एक तरफ। तो पलवल और पानीपत में भी फर्क होता है ना, पलवल का एक तरफ आएगा फिर पानीपत का एक तरफ आएगा। डिक्शनरी ऑर्डर तो यही होता है। तो पहले डाटा को शॉर्ट कर लिया करो। तो मेरे को सिटी के हिसाब से डाटा शॉर्ट करना है, मैंने पूरा डाटा सिलेक्ट करना है। आपको उसके बाद डाटा में जाना है, यहाँ पर आपको मिलेगा सॉर्ट। शॉर्ट पे जाने के बाद आप यहाँ देखना किस कॉलम के हिसाब से डाटा शॉर्ट कर रहे हो। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ सिटी के हिसाब से। ठीक है, आपको जिस भी ऑर्डर में डाटा शॉर्ट करना है वो ऑर्डर देख के ओके कर देना। आपको डाटा सिटी के हिसाब से शॉर्ट मिल जाएगा। दिख रहा है ना, सोना का डाटा फलाना फलाना, अलग अलग सिटी का डाटा आपके पास आ चुका है। अब मान लो ये डाटा आने के बाद आपको क्या करना है? इस पे सब टोटल अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करना था? हमने शॉर्ट करना था। शॉर्ट हम क्यों करते हैं? फॉर डूइंग ग्रुपिंग। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है यहाँ पर? टोटल निकालने का। तो टोटल निकालने के लिए क्या करो? सबसे पहले पूरे डाटा को सिलेक्ट करो, उसके बाद डाटा में जाओ। यहाँ पर आपको मिलेगा आउटलाइन, छोटा सा दिख रहा होगा। इस आउटलाइन में आपको मिलेगा सब टोटल। क्लिक कर दीजिए, ये ओपन हो जाएगा। हो गया। और इसका शॉर्टकट मैंने आपको दूसरा क्या बताया था? ऑल्ट ए बी। देखो मैं दबा के दिखा रहा हूँ, ऑल्ट ए बी, खुला वही विंडो, सेम विंडो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये विंडो जब आपके पास आएगा तो इस विंडो में आपको क्या करना है? तो इस विंडो में यहाँ पर आपको वो कॉलम बताना है जिसको आपको शॉर्ट करना है। तो हमें किस कॉलम के हिसाब से डाटा निकालना था? सिटी।
और टोटल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला चाहिए, सम। और यहाँ पर टोटल किस फील्ड पे करेंगे, अमाउंट। अब ये सारी सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना होगा बेटा, ओके करना होगा। ये दिख रहा है ओके का बटन, ठीक है। आपको क्या करना होगा, ओके करना होगा। सब टोटल पे गए, यहाँ पे ले लिया आपने सिटी, और यहाँ पे करा हमने, हो गया, ठीक है। बाकी सेटिंग हमारी हो चुकी है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपका सब टोटल निकल चुका है। अब आपको वो कैसे देख लीजिए, सोना आ रहा है, जैसे ही सोना खत्म होगा उसका टोटल होगा आपके पास, तो वो आ रहा है सोना का टोटल 2124 सेल हुई है। पानीपत की सेल 132 हुई है, गुड़गांव की सेल 168 है, दिल्ली की 204 है, और सभी की कुल मिलाकर सेल 2628 हुई है। देख पा रहे हैं आप। अब यहाँ पर मान लीजिए जिस भी जगह आप काम करते हैं और आपको अपने क्लाइंट को डाटा दिखाना है कि टोटल सेल कितनी हुई है, जिसका आंसर था 2628। तो यहाँ पर आपको डाटा की ग्रुपिंग के लेवल्स दिखते हैं, दिख रहे होंगे आप सभी को, कुछ लेवल्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं एक पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए आपको यहाँ पर सभी शहरों की टोटल अमाउंट की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन अगर आप सिटी वाइज टोटल देखना चाहते हैं, केवल सिटी वाइज, तो यहाँ पर आप 2 नंबर प्रेस कर सकते हैं। ऐसा कुछ नजारा पिवट टेबल में देखने को मिलता है, ये आगे चलकर कभी आप पढ़ोगे दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ये देख लिया, लेकिन इसमें जो हो सकता है वो पिवट टेबल में नहीं हो सकता। कभी पिवट टेबल किसी ने पढ़ा हो या आगे चलकर कभी पढ़ना हो। तो यहाँ पर मुझे सिटी वाइज टोटल मिल रहा है। अच्छा ये देखिए हमारे पास ये डाटा आ गया। अगर मेरे को इस सिटी का डाटा देखना है, पानीपत की सेल्स देखनी है, तो पानीपत के सामने यहाँ पे प्लस का बटन आ रहा है, आप ये दबाओगे तो पानीपत का डाटा देख सकते हैं। आ रही है ना पानीपत की सेल्स, आप खुद देख पा रहे हैं। बंद करना है बंद कर दो। अगर किसी और सिटी का देखना है, गुड़गांव का, तो इसके सामने जो प्लस का बटन है खोल के देख लो, तो आपको पूरी डिटेल दिख जाती है कि पानी ये जो गुड़गांव का टोटल 168 आया ना, ये कैसे आया, तो कौन कौन से प्रोडक्ट थे, सब कुछ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर आपको सभी सिटीज का डाटा देखना है तो 3 नंबर दबा दीजिए, सारी रिपोर्ट खुल जाएगी और किसी के सामने भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है सब टोटल करने से, एक साथ आसानी से हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ पर कवर होता है। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन करना है वो पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम रहेगा आपका, जिसका नाम है डेटा वैलिडेशन। तो वैलिडेशन आई होप सो सभी लोग जानते होंगे व्हाट इज दिस। वैलिडेशन का मतलब होता है वैलिड एंट्री, यानी एंटर द डेटा दैट आर वैलिड। ओके, तो डेटा वैलिडेशन एक्सेल के केस में क्या होगा, इसका मतलब हुआ जो सेल आपको दिया जाता है उस सेल में वो डाटा एंटर होना जो आप चाहते हैं एंटर करवाना, उसके अलावा कुछ और एंटर ना हो, दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन। ये जो वैलिडेशन होता है डाटा का, ये अपने अपने पर्सपेक्टिव के आधार पे तय होता है। एग्जांपल के रूप में आपके पास एक्सेल में कोई कॉलम है और उस कॉलम का नाम है जेंडर, तो आप बताइए उसमें क्या एंटर होना चाहिए, तो वो उस वक्त हमारे लिए वैलिडेशन है। ऐसा में अगर मान लीजिए मेरे पास एक अलग कॉलम है जिसमें मुझे बच्चे की एज एंटर करनी है किसी कंपनी में जॉब करने के लिए, ठीक है। तो कंपनी में जो भी बंदा जॉब करता है उसकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 60, तो एक वैलिडेशन लगा हुआ है ना। उसके अलावा अगर मैं कोई भी एज डालूंगा तो एंटर होना चाहिए। तो आपको समझ में आना चाहिए कि डाटा वैलिडेशन क्या होता है, ठीक है। तो डाटा वैलिडेशन का मतलब हुआ enter the valid data inside the cell so that the user cannot enter the invalid data inside the cell, जिससे कि कोई भी इनवैलिड एंट्री सेल के अंदर ना हो सके। इस चीज को रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं अपना वैलिडेशन का प्रोसेस। ये समझ में आ गया सबको। तो वैलिड एंट्री एंटर करने के लिए वैलिडेशन लगाया जाता है। अब सवाल आता है ये ऑप्शन मिलता है कहाँ पर। ये ऑप्शन आपको मिलता है डाटा टैब में जाएंगे तो वहां पर आपको मिलता है डेटा वैलिडेशन, ये वहां पर आपको मिल जाता है डाटा वैलिडेशन, ठीक है। तो चलिए अब इसके ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ मेरे पास एक सैंपल डाटा है, इस सैंपल डाटा पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये किसी बुक्स की सेल्स का डाटा है, यहाँ पर बुक्स के नाम है और उनकी कैटेगरी है। हम लोगों को यहाँ पर एंट्री करनी है जितनी सेल्स करी है आपने, जितनी किताबें आप लोगों ने सेल करी हैं उनके नंबर हमें यहाँ पर डालने हैं। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा वैलिडेशन लगाना है ताकि कोई भी गलत एंट्री यहाँ पर एंटर ना हो सके। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना होगा कि किस तरह की वैल्यूज आप यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं। एक बार आपने अगर इसको क्रैक कर लिया तो फिर वैलिडेशन लगाना आपके लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जो एंट्री होनी चाहिए ऑब्वियसली वो नंबर्स होने चाहिए, समझ में आ रहा है, नंबर्स होने चाहिए। एक्सेल में जो नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक नंबर्स होते हैं होल नंबर जैसे कि 5, 7, 8, और एक नंबर होता है डेसिमल नंबर जैसे कि 3.5, 7.5। तो आप मेरे को सोच के बताइए किस तरह का नंबर यहाँ पर वैलिड होगा। होल नंबर दैट इज कॉल्ड होल नंबर। अच्छा,
जो यहाँ पर आप नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, अगर आपने होल नंबर अलाउड कर दिए तो ये नंबर की जो कैटेगरीज होती हैं वो 3 तरह की होती है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब आप सोच के बताइए कैसा होना चाहिए। जीरो भी होना चाहिए, जीरो भी होना चाहिए। भाई कोई किताब अगर आपने सेल नहीं करी है तो उसकी जगह आप जीरो डालेंगे कि नहीं डालेंगे। 3 कैटेगरी होती है। अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव के साथ जाएंगे तो आप जीरो की एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो जब भी आप कभी किसी डाटा के ऊपर वैलिडेशन लगाएं तो थोड़ा टाइम लें और वैलिडेशन का ध्यान करें कि किस तरह की एंट्री यहाँ पर वैलिड है। आपने जल्दबाजी में कोई भी फैसला लिया या बिना नॉलेज के हिसाब से फैसला लिया तो आंसर हमेशा गलत ही आएगा। जैसे आपको एक्सेल में मैंने कहा कि क्या एंटर होना चाहिए, अगर आपको नॉलेज नहीं थी तो आप सीधा बोलते नंबर, नंबर तो बेटा पॉइंट में भी होते हैं, डेसिमल में होते हैं, हर तरह की एंट्री हो जाती है। तो ये आपको नॉलेज इकट्ठा करना है और फिर अपना सही तरीका यूज करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जहां पर भी आपको वैलिडेशन लगाना है उस एरिया को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद डेटा टैब में जाओ, यहाँ पर आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन, दिस वन। डेटा वैलिडेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक टैब खुल के आएगा, एक विंडो खुल के आएगी। इस विंडो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है सेटिंग। इस सेटिंग पे जाके यहाँ पर आपको दिखेगा अलाउ। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एनी वैल्यू। बाय डिफॉल्ट जब भी किसी एक्सेल में खोलते हैं, मैंने यहाँ सेटिंग कर रखी है पहले इसलिए आ रहा था। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमेशा क्या देखने को मिलता है, एनी वैल्यू। आपको इसे चेंज करके अपना वैलिडेशन लगाना होगा। हमारे केस में कौन सा लगेगा, होल नंबर। और ये नंबर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लग गई सारी कंडीशन। कंडीशंस लगाने के बाद आप इसको ओके कर देंगे। अब इसको ये पता है कि किस तरह की वैल्यू अलाउ करनी है, ये चीज आपने सेटिंग में बता दी है। अगर आप उसके अलावा कुछ भी एंटर करेंगे, एंटर ही नहीं होने देंगे। आप इसमें पॉइंट का कोई नंबर डालेंगे तो एंटर नहीं होने देंगे। आप इसमें नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो एंटर नहीं होने। अब कोई भी जीरो या उससे बड़ा नंबर डालो तुरंत जाएगा, देखो। सो दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन। आया समझ में। एक वैलिडेशन और मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ किताबों के नाम है। अगर आप लोगों को बोला जाए कि एक ऐसा सिस्टम आप बनाइए, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम बनाइए जैसे कि बुक नेम एंटर करनी है आपको, और मैं आपको बोल दूं कि वही बुक्स यहाँ पर आप एंटर करेंगे जो बुक्स आपको यहाँ पर आपके लाइब्रेरी में दिखाई दे रही है। भाई जो आपके पास है वही तो इशू करोगे आप, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अभी कुछ भी लिख देता हूँ तो वो देखो अलाउ हो जाता है, एंटर एंट्री हो रही है ना इसकी, होनी नहीं चाहिए। जो मेरे पास बुक्स हैं उसके अलावा मैं कुछ भी डाल ना पाऊँ, ऐसा कुछ करना है मुझे। तो आप इस सेल को सिलेक्ट कर लो। इसके बाद वापस डाटा वैलिडेशन में जाओ। यहाँ पर जाने के बाद आप अलाउ करो एक लिस्ट। लिस्ट पे क्या अलाउ करोगे, और सोर्स बता दो। तो यहाँ पर ये पूरी लिस्ट दी हुई है, इसको सिलेक्ट कर लो तो इसको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास एक सोर्स है, इसके अंदर जो डाटा है वही हमको अलाउ करना है। ये आपने लिस्ट यहाँ पर बता दी। इसके बाद आप इसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब आप जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे वो इस लिस्ट का पार्ट होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर टाइप किया लेट अस सी कि एक किताब, ये नहीं देगा, नहीं है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ एक्सेल 2000, तो एक्सेल 2000 की बुक्स है। ये केस सेंसिटिव नहीं होता, तो छोटे बड़े अक्षर कैसे भी आप लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है इनसे। आप एंटर करेंगे इट इज अलाउड। समझ में आ गया वैलिडेशंस कैसे लगाते हैं। अच्छा अब एक वैलिडेशन लगाते हैं, मान लीजिए बिटवीन द रेंज। यहाँ पर मान लीजिए किसी बच्चे ने अपने कोई पेपर दिया, पेपर जो दिया था उसने 100 नंबर का दिया था, तो यहाँ पर जो भी एंट्री होनी चाहिए वो कहाँ तक होनी चाहिए, 100 नंबर तक होनी चाहिए। तो यहाँ पर कैसा नंबर अलाउड होना चाहिए, डेसिमल नंबर, क्योंकि नंबर तो पॉइंट में भी हो सकता है। किसी के नंबर आते हैं तो 23.5 भी होते हैं, 50.5 भी होते हैं, ठीक है। और वो जो नंबर होना चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, 0 से लेके 100 तक, ठीक है, एक रेंज के रूप में। तो उसको हम कैसे लगाएंगे, वापस जाएंगे यहाँ पर एक वैलिडेशन सेटिंग करेंगे, यहाँ पर हम अलाउ करते हैं, बाय डिफॉल्ट जब भी मैं कर रहा हूँ तो एनी वैल्यू आ रहा है ना, यही आता है सब में। अब मैं यहाँ पर अलाउ करूंगा डेसिमल नंबर और यहाँ पर मैं रेंज दे दूँ। मिनिमम क्या हो जाएगा 0 और मैक्सिमम क्या हो जाएगा 100। अभी हम इसको ओके करेंगे, वैलिडेशन वैल्यू अलाउ है। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ 101.5, ये नहीं लेगा। अगर मैंने यहाँ पर डाला 89.5 मार्क्स, ये ले लेगा। आ रहे सर में। तो ये थे वैलिडेशंस के टॉपिक जो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अभी और किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ होमवर्क रूप में कुछ टास्क दे रहा हूँ फॉर डूइंग द प्रैक्टिस। तो ये 3 टास्क यहाँ पर हैं, इनको आप लोग करेंगे। तो सबसे पहला टास्क है जेंडर का। आप यहाँ पर कॉलम बनाएंगे कि 2 ही वैल्यू यहाँ पर एंटर हो सके, मेल या फीमेल, इसके अलावा कुछ और एंटर नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है डेट ऑफ बर्थ का। आप इस सेल के अंदर कोई वैलिडेशंस लगाएंगे, उन लोग जैसे डेट एंटर करते हैं ऐसे आप यहाँ पर एक कंप्लीट डेट एंटर करेंगे। शर्त ये है कि यहाँ पर वही डेट एंटर होगी जिसका जन्म 2005 और 2008 में हुआ है। ईयर समझते हो, 2005 1 जनवरी 2005 से लेकर 31 दिसंबर 2008 की कोई भी डेट अगर आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो वो वैलिड है।
उसके अलावा आपने कुछ भी डाला तो वो वैलिड नहीं होगा। तीसरा आप लोग एंटर करेंगे नेम के लिए। नेम के लिए क्या करेंगे, जो भी नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे उसके नामों की लेटर की संख्या 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके जो नामों की संख्या होगी ना, नंबर ऑफ लेटर्स जो होंगे, उसके नंबर ऑफ लेटर्स की संख्या किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये वैलिडेशन से अगर आप लगा लेते हैं तो कम से कम ये माना जा सकता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। आया समझ में कुछ? तो यहाँ पर ये टॉपिक भी हमारा खत्म होता है। यहाँ पर रहेगा इनवैलिड एंट्रीज डिटेक्शन, यानी डिटेक्शंस ऑफ द इनवैलिड एंट्रीज। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ इनवैलिड एंट्रीज। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब ये है, आपके पास मान लीजिए कोई पहले से कोई डाटा आता है, वो पहले से बना बनाया डाटा है, बाद में आपको कहा जाए कि इसमें क्या क्या गलत है, उनका पता लगाओ कि कौन कौन सी एंट्रीज गलत है, उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए। एक एक करके एंट्री को देखना बहुत गलत होगा। कल को आप सुपरवाइजर बन गए तो एक्सेल पे डाटा आया तो क्या करोगे? एक एक करके थोड़ी ना ढूंढ लोगे आप। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो तुरंत पता कर लोगे कहाँ कहाँ पर इनवैलिड एंट्रीज हो चुकी है। जैसे होता नहीं है, आपके पास एक पूरा डाटा शीट है, ये देखना बच्चों ने कहाँ कहाँ मोबाइल नंबर गलत डाल रखे हैं, एक एक करके कौन ढूंढेगा भाई? इतने सारे डाटा है बच्चों का, अगर मैं यहाँ का तो मान लीजिए 5,000 है, तो एक एक करके तो ढूंढ लिया, हो गया काम हमारा। हाँ, आप अगर ये चीज सीखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट लगेगा, आप तुरंत बता देंगे कहाँ कहाँ पर गलती है। सो दैट्स व्हाई वी आर एट हियर टू लर्न अबाउट द एक्सेल। समझ बात? तो ये फीचर्स हम यहाँ पर देखेंगे कि डिटेक्शन ऑफ इनवैलिड एंट्रीज कैसे हम लोग करते हैं। तो ये प्रोसेस भी आपको कहाँ पर मिलता है, ये होता क्या है वैसे, आइडेंटिफाई या फिर फाइंड आउट द इनवैलिड एंट्रीज इन अ गिवन डेटा सेट। ठीक है, फाइंड आउट द इनवैलिड एंट्रीज इन अ गिवन डेटा सेट। तो ये टूल भी आपको वहीं पर मिलता है, यानी कि आपको जाना होगा डेटा में, और उसके बाद आपको जाना होगा डेटा टूल्स में, और डेटा टूल्स में आपको जाना होगा डेटा वैलिडेशंस में, और वहां पर आपको मिलेगा सर्कल इनवैलिड डेट। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक प्रैक्टिस सैंपल डाटा आ चुका है। ये मंथली पेरोल स्लिप है बुक्स का। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग सेल्समैन है और इनको मंथली दिया जाने वाला सैलरी अमाउंट यहाँ पे लिखा गया है। द पॉइंट इज दैट इसमें हमें गलतियां पता करनी है कि इसमें गलत डाटा क्या है। तो आपको बोला गया है कि इसमें जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको फाइंड आउट करो। नेगेटिव नंबर्स कहाँ कहाँ पर है, ये गलतियां हैं, क्योंकि किसी की भी सैलरी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये मिस्टेक्स हैं। इनको पता करके इनको सर्कल करना है, इनको राउंड आउट करना है। तो अब इनको करेंगे कैसे? एक एक करने में तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, आइडेंटिफाई करने में। तो कोई ना कोई तरीका हमको यूज करना है। वो तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले आप उस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए जहां पर आपको वैलिडेशंस परफॉर्म करके देखना है, यानी चेक करना है। तो वो डाटा सेट हमने ऐसे सिलेक्ट कर लिया। समझ रहे हो बात? मैंने पूरे डाटा को सिलेक्ट नहीं किया है, मैंने उस एरिया को सिलेक्ट किया है जहां पर आप वैलिडेशंस को चेक कर रहे हैं। कंट्रोल ये दबाओगे तो पूरा डाटा सिलेक्ट होगा, तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, ये इसको भी राउंड फिगर कर देगा, वो गलत मार देगा। ठीक है, जिसके ऊपर आपको वैलिडेशन चेक करना है केवल वही डाटा आपको सिलेक्ट करना है। अब आपको डाटा वैलिडेशंस परफॉर्म करने से पहले वैलिड एंट्रीज का आइडेंटिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर कौन सी एंट्रीज को वैलिड माना जाएगा? नेगेटिव को छोड़कर सबको। नंबर को देखने पर ध्यान से तो पता चलता है ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो नेगेटिव को छोड़कर सबको वैलिड करना है, इसका मतलब जीरो और मोर, जीरो और पॉजिटिव, इन नंबर को वैलिड करना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको हम परफॉर्म करते हैं। डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, अलाउ करेंगे डेसिमल नंबर्स जो कि होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर। एंट्री वैलिडेशंस लगाने के बाद अब बात आती है गलत एंट्री का पता करना। वैलिडेशंस एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो गलत एंट्री को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। अब क्या करना है आपको? डेटा टूल पे गए, डेटा वैलिडेशंस पे गए, तो यहाँ बगल में एक ड्रॉप डाउन आता है। इसको जब आप क्लिक करोगे तो इसमें एक सेकंड ऑप्शन आता है, सर्कल इनवैलिड डेटा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जो जो एंट्री आपकी गलत थी तुरंत उनको आइडेंटिफाई करके आपके सामने रख देगा। ठीक है, तो ये फीचर भी आप एक्सेल का यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द इनवैलिड एंट्रीज इन अ गिवन डेटा सेट। इसमें कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? अब हमारा अगला टॉपिक यहाँ पर आता है जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसको भी देखिए, ये भी बहुत काम का टूल है। देखो, फॉर्मेटिंग आप सबको पता होगा कि क्या होती है। कोई बताएगा क्या होती है फॉर्मेटिंग इन एक्सेल? एनीबॉडी?
प्लीज एक्सप्लेन इन ऑनलाइन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉर्मेटिंग। बोलो। एक्सेल में फॉर्मेट नहीं, खाली फॉर्मेटिंग क्या होती है? फॉर्मेटिंग क्या होती है? क्या कहते हैं इसको? हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ एनी डेटा इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग, लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट नेम, साइज। होता है कि नहीं होता है? तो क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग कहलाता है। कोई आपसे पूछे इंटरव्यू में, पता है क्या होता है, कई बार जब हम कहीं जवाब दे रहे होते हैं और जब हमारा इंटरव्यू चल रहा होता है, हमें आती है चीज लेकिन हम बोल नहीं पाते। ऐसा कोई बच्चा नहीं था यहाँ पे जिसको ये ना पता फॉर्मेटिंग क्या होती है, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, कोई बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ये एक सबसे बड़ा कारण होता है फेलियर का। फिर आप उसकी तलाश में निकलते हैं कि क्या गलती होगी, दोबारा पढ़ते हैं। आप दोबारा पढ़ते हो, आप देखते हैं ये कथा तो सेम थी, मेरे से गलती कहाँ हुई। द पॉइंट इज दैट आप खुद नहीं जानते आप कहाँ गलत हुए। जिस दिन आप ये जान जाएंगे तो आपकी गलती नहीं होगी बेटा। आपको ये पता नहीं होता आप गलती कहाँ कर रहे हो। अरे मेरे बात, तुम मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं थी, आप सबको पता था फॉर्मेटिंग क्या थी, लेकिन पूरी क्लास शून्य पर आउट हो गई। ठीक है, तो तैयारी खतरनाक होनी चाहिए तरीके से। हाँ, किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, चीज एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ एनी डेटा इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग, लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ईटीसी। अब यहाँ पर शब्द आ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, तो इसका मतलब क्या होगा? चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डेटा डिपेंड अपॉन सम कंडीशन। इस बार हम किसी डाटा की अपीयरेंस को चेंज करेंगे किसी कंडीशन के आधार पे। जैसे इन्होंने अभी आंसर दिया था, सुब्रवत ने आंसर दिया था, इन्होंने क्या बोला था? सर जिसका वैल्यू 0 से रेड कर दो, जिसका वैल्यू 1 है उसे ग्रीन कर दो। लाइक व्हाट इज दिस? तो यहाँ पर 0 और 1 के आधार पर डाटा की फॉर्मेटिंग तय की गई थी। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। चेंजिंग द अपीयरेंस of data depend upon a condition, we use conditional formatting। अब ये मिलता कहाँ पर है? ये आपको ऑप्शन मिलेगा होम टैब में, स्टाइल नाम के ग्रुप में जाएंगे तो वहां पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको देखने को मिलता है हाईलाइट रूल्स। हाईलाइट रूल ये तब यूज करें जब आपको किसी डाटा को हाईलाइट करने की आवश्यकता हो किसी कंडीशन के आधार पे। दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा टॉप बॉटम रूल। टॉप बॉटम रूल यानी मान लीजिए पूरे डाटा सेट में आपको पता करना है टॉप 25%, बॉटम के 10%, एवरेज 25%, बिलो 25%। ठीक है, टॉप बॉटम के हिसाब से डाटा निकालना आप निकाल सकते हैं। अगला आपको मिल जाएगा यहाँ पर लाइक कलर्स रूल। कलर्स रूल, और कलर रूल भी खतरनाक है। जिनके नंबर्स की वैल्यू अच्छी है वो ग्रीन आ जाए, जिनकी बेकार है रेड आ जाए, ऑटोमेटिक तय कर ले ये चीज सिस्टम। तो कलर रूल भी जा सकते हैं। अगला आपको मिल जाएगा डेटा बार रूल। डेटा बार रूल में क्या होता है? जिसकी जैसी प्रोग्रेस होगी, जैसे आपके पास सी और डी ड्राइव नहीं होती है, उनका स्केलिंग दिखाते हैं कितना भरा हुआ, प्रोग्रेस बार होता है। इस तरीके से वो आपको फिलिंग दिखाएगा कितना भरा हुआ है, कितनी प्रोग्रेस करा है, कितना हो सकता था, कितना प्रोग्रेस उसने अचीव किया। एक आपको मिलेगा आइकन सेट, यानी आइकन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे किसी की सेल अच्छी है तो ग्रीन आइकन आ रहा है, किसी की सेल बेकार है तो रेड आइकन आ रहा है। इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे रूल आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली इन चीजों को देख लेते हैं सिस्टम पे। तो मैंने प्रैक्टिस के लिए एक सैंपल डाटा यहाँ पे लिया हुआ है। ये सैंपल डाटा सेल्समैन का है जिनकी फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स को यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, अब मान लीजिए ये डाटा एक एचआर के पास जाता है और एचआर को अब इनकी जो अप्रेजल होता है वो देना होता है। तो एचआर को कहा गया कि इनमें से उन रिकॉर्ड को हाईलाइट करो जिनकी सेल्स 8,000 से ज्यादा है, क्योंकि वो हमारे लिए एसेट है। एसेट समझते हो? एसेट उस चीज को कहते हैं जो हमें कमा के देती है। ठीक है, और लाइबिलिटीज उस चीज को कहते हैं जो हमारी कमाई को खर्च करके देती है, हमारी कमाई को लेके जाती है। वो क्या होती है? लाइबिलिटीज। जिस इंसान के ऊपर जितनी ज्यादा लाइबिलिटीज होंगी वो उतना ज्यादा गरीब होगा, और जिस पे जितने ज्यादा एसेट्स होंगे वो उतना ज्यादा रिच होगा। ठीक है, आप अपनी उम्र से ही देख लो, आपने अपने ऊपर क्या बना रखा है? लाइबिलिटीज है आपके पास कि एसेट्स है? अगर आपने कोई बाइक लोन पे ले रखी है, घर लोन पे ले रखा है, कार लोन पे ले रखी है, तो आप एसेट की जिंदगी नहीं जी रहे हो, आप लाइबिलिटीज की जिंदगी जी रहे हो।
ठीक है। पुराने टाइम पर इसको कहते थे कि कर्जा ले लिया, आज इसको मॉडर्न तरीके से और पढ़े लिखों के तरीके से कहते हैं लोन। क्या बोलते हैं आपसे लोन, और बड़ा गर्व महसूस होता है कि मेरा घर, मैंने घर ले रहा हूँ, लोन पे बना रहा हूँ। कर्जा बोलते हैं इसको। कर्जा बोलोगे तो कैसा लगेगा, थोड़ा ऐसा लगता है पत्थर मार दिया किसी को, उधार लेके घर बनाया है। लेकिन इसको एक पढ़े लिखे की भाषा में एक शब्द दे दिया लोन। लेकिन कर्जे की जिंदगी है बेटा वो। ठीक है। आप जब घर बनाते हो तो आपके घर के कागज बैंक के पास होते हैं। आप जो कोई गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी के असली कागज बैंक के पास होते हैं। आपकी गाड़ी आपके नाम नहीं होती। समझ रहे हो बात। आप कल को वो गाड़ी बेचेंगे तो बेच नहीं सकते हैं जब तक वहां से एचपी क्लियर नहीं होता है। मेरी बात समझना आप, ठीक है। एसेट और लायबिलिटी समझ में आ रही ना आपको। हाँ। तो मान लीजिए डाटा है, एक एचआर के पास जाता है और एचआर से कहा जाता है कि जो जिन लोगों की सेल्स 8,000 से ज्यादा की है, वो लोग हमारे लिए क्या एसेट है, उन लोगों को जाने नहीं देना। उन लोगों का डाटा डाटा मिल जाता है उन लोगों को, जब आप लोग अप्रेजल के लिए जाते हैं ऐसे डाटा आता है उनके पास। आप लोगों को खुद नहीं पता होता। आपको खुद नहीं पता होता कि पिछले साल आपने कितना परफॉर्मेंस किया था, नहीं पता होता आपको। लेकिन एचआर के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सारा डाटा होता है उनके पास। वो यहाँ से निकाल लेते हैं, खेला कर देते हैं फिर। ठीक है। तो हम जब किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हम किसी एम्प्लॉय के या किसी कुलीग के बहकाव में आ जाते हैं, यार उसने सैलरी बढ़ाई तू बढ़वा ले। अरे उसकी परफॉर्मेंस से तुम्हारी परफॉर्मेंस फर्क होगा। तुम देखो तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी रही। अगर तुम्हें लगता है तुमने ठीक काम किया तो जाओ। तुम्हें लगता है ठीक काम नहीं किया तो तुम एचआर को बोले जा रहे हो। एचआर डाटा पे काम करेगा, डाटा देखेगा ना और आपका लाल लाल दिखाई देगा ना डाटा, वो कहेगा अच्छा है। वो तुम्हें कभी रोकेगा भी नहीं। हाँ तुम उसके लिए एसेट हो तो जरूर रोकेगा, तुमको बोलेगा भी चलो ठीक है मैं आपकी सैलरी बढ़ा देता हूँ। समझ रहे हो बात मेरा। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं, जिनकी सेल 60,000 से ज्यादा उनको हमें ग्रीन करना है। क्या करना है, ग्रीन करना है। तो मुझे यहाँ पर वो डाटा हाईलाइट करना है, किस कलर में, ग्रीन कलर में। तो इस चीज को क्या बोलेंगे, हाईलाइटिंग रूल। तो आप क्या करो, जहां पर भी आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है वो डाटा सेट्स कर लो सिलेक्ट। कर लिया मैंने सिलेक्ट। अब उसके बाद आपको जाना है होम पे। होम में चले जाने के बाद जाना है स्टाइल्स में। स्टाइल्स में मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ मिलेगा हाईलाइट रूल। अपना रूल सेलेक्ट करो, कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन। कितने से बड़ा चाहिए डाटा आपको, 8,000 से बड़ा। किस कलर में चाहिए था, कलर देख लो, रेड अपने आप से आ रहे हैं, हमें चाहिए ग्रीन। और तुम्हें भाई खुद बनाना है पीला नीला तो कस्टम भी है, बना लेना। ठीक है। तो हम चलेंगे ग्रीन के पास और ग्रीन पे जाने के बाद करेंगे ओके। तो ये डाटा हो गया हाईलाइट, तुरंत आ गया हमारे नजर में। अब कल को एचआर के पास ये पहुंचेगा, अबे देखिए कोई भी ग्रीन लाइट नहीं है, तो इसको रोकने में, इसको भगाने में एचआर बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा। समझिए बात मेरा। अब मान लीजिए उन लोगों की छटनी करनी है, किसी ने बोल दिया कि डाटा की छटनी करनी है, एक डाटा सेट के ऊपर मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग सकती है। अगर मान लीजिए सेम डाटा सेट के ऊपर ये भी लगाना है कि जिनकी सेल्स 5,000 से कम है उनको रेड कर दो, तो चलिए करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट लेस देन कितना, 5,000। तो जिनकी सेल्स 5,000 से कम होगी अपने आप रेड हो ही गए हैं, ओके करो। ये लोग भी हाईलाइट हो गए। कल को ये पहुंचा था ताव ताव में सैलरी बढ़वा दो, ये तो तीनों में रेड पाया गया, ये तो छट गया। अब तो कंपनी डंडा दे के निकालेगी इसको, कुछ भी करके भाई तुम जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। ठीक है, ये तो बेकार में मारा गया बेचारा। तो ऐसा भी होता है, फाइनल। अच्छा अब जो बीच का डाटा है वो लोग कौन है, एवरेज लोग हैं। तो इनकी सैलरी जैसे नॉर्मली सबकी बढ़ती है ऐसे बढ़ेगी। और जो ग्रीन वाले हैं, अगर उनको अपनी परफॉर्मेंस का पता है और वो कंपनी से डिमांड करेंगे तो उनकी सैलरी नॉर्मल से अब बढ़ती है। अगर ये ग्रीन वाले डिमांड नहीं करेंगे तो इनकी भी सैलरी नॉर्मल ही बढ़ेगी। याद रखना ये बात। इसलिए जब आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप पूरी ईमानदारी से काम करें तो आपको पता होगा आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, तब आप तकादा कर सकते हैं सैलरी बढ़ाओ ना। ये बातें आपको धीरे धीरे वक्त के साथ पता लग जाएंगी, मेरी बात को मानिए आप। ठीक है। आप नहीं करते हो तो नॉर्मली बढ़ेगी आपकी, जैसे नॉर्मली बढ़ते बड़े, आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो लेकिन बढ़ेगी कैसे, नॉर्मल। तो चलिए यहाँ पर भी हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एक मैं छोटा सा यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो याद रखना, अगर वो कंपनी मिनिमम मिनिमम बोल रहा हूँ 10% इंक्रीमेंट हर साल नहीं करती है तो वहां नहीं रहना चाहिए। याद रखना ये बात। अगर 10% इंक्रीमेंट नहीं हो रहा और उसके बावजूद भी वहां रह रहे हो तो कंपनी को तुम्हारी एक चीज पता लग जाएगी कि तुम्हारी मजबूरी है, तुम यहाँ टिके हुए हो, कभी नहीं बढ़ाएगी। कि कॉमन सेंस से एक रूल है, इसको दिमाग में बैठा लो। अगर वो 10% इंक्रीमेंट कर रही है तो नॉर्मली आप चल रहे हो, अगर वो उस दिन वो भी ना करे और तुम उसके बावजूद भी कर गए तो उनको पता चल जाएगा कि तुम्हें कहीं कुछ नहीं मिल रहा है और तुम मजबूर हो। समझिए। उसके बाद देखना, तुम्हारा ऑफिस अगर 5 बजे ऑफ होता है ना बेटा, 6 बजे भी रोकेगी तुमको, क्योंकि तुमने जब कुछ नहीं करा तो अब क्या करो।
अजमा के देखना, तुम्हें चीजें मैं जो बोल रहा हूँ ना, तुम्हें फुल एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है, काम आएगा तुम्हारी एक्सपीरियंस। अब चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, बिटवीन का डाटा उठाते हैं, हाईलाइट पे गए और यहाँ पर बिटवीन पे गए, और बिटवीन पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर दो वैल्यू डाल दी, 5000 और 8000, तो इनके बीच का डाटा मेरे को येलो करना है, ठीक है भाई। यहाँ पे कर दिया 8000, और यहाँ पर मैं इसका डाटा कर देता हूँ येलो, तो जो भी डाटा इनके बीच में आएगा वो येलो हो जाएगा। अब देखिए कोई भी नंबर नहीं बचेगा, अब कैसा भी नंबर हो कहीं ना कहीं हाईलाइट हो जाएगा। इससे एचआर को मदद मिल गई ना। और एचआर को मान लीजिए किसी ने बोल दिया रिसेशन का टाइम है, रिसेशन करो, तो एचआर सबसे पहले प्रायोरिटी पे लगेगा जिनका तीनों रेड है, और वो नहीं मिला तो जिनके दो रेड है, जो पहले पकड़े गए उनको हटा देगा, जॉब से निकाल देगा, ठीक है। और कंपनी बोल देगी अपनी कंपनी में जो हाईएस्ट बंदे हैं उनकी 10-15-20% सैलरी इंक्रीज कर दो, मीडियम वालों की 10% कर दो, नीचे वालों की कुछ मत करो। तो कैसे पता करेंगे, ग्रीन रेड और येलो से पता कर लेंगे। तो ये बहुत सारे स्केलिंग सिस्टम्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, कर लेते हैं, उनके पास पैरामीटर्स होते हैं। वो कई जगह तो केपीए का इस्तेमाल करते हैं, की परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, उसमें आपका अप्रेजल तय होता है कैसे कैसे करना है। तो एक छोटा सा मैंने एक फॉर्मेट बताया कैसे किया जा सकता है। अच्छा, इनके रूल्स को अगर मान लीजिए चेंज करना है, रूल क्या चेंज करना है, जिनकी सेल्स 8000 से ज्यादा थी उनको हमने ग्रीन किया था, लेकिन एकदम ऑर्डर आता है कि जिनकी सेल्स 9000 से ज्यादा उसको ग्रीन करना है, तो एडिट करना पड़ेगा। एक बार रूल देने के बाद एडिट किया जा सकता है, कैसे करते हैं, वापस से आप अपने डाटा सेट को सिलेक्ट कर लें, वापस से कर लें, उसके बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, यहाँ पर आपको मैनेज रूल मिलता है, इसका इस्तेमाल करते हैं जब भी आपको रूल में कुछ एडिट करना हो। आपने जो भी रूल बनाए थे तीनों रूल्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, दिख रहे हैं तीनों रूल। जो भी रूल आपको एडिट करना है अपने उस रूल को सिलेक्ट करो, ये रूल था आपका ग्रेटर देन 8000 वाला, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से एडिट कर दो। अगर आपको कोई रूल आपको इमरजेंसी में डिलीट करना हो तो डिलीट का भी ऑप्शन है, एक एक करके रूल को डिलीट भी किया जा सकता है। रूल को एडिट करना है तो एडिट का भी ऑप्शन है, एडिट पर क्लिक करेंगे, अगर मान लीजिए इस डाटा सेट पे नया रूल बनाना है तो नया भी बन जाएगा, नया रूल बनाओगे वही सेम विंडो खुल जाएगी और यहाँ से आप रूल बना सकते हैं। मुझे करना है रूल को एडिट, तो यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे और एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको विंडो मिलेगी और इसमें लिखा हुआ है सेल वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 8000, मिला हुआ है ना, उसी को ग्रीन किया गया था। यहाँ पर मैं 8 का 9 कर दूंगा, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा आपको, ये 8 का मैंने क्या कर दिया, 9 कर दिया, ओके करेंगे। अब मान लीजिए कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पे जाएं और फॉर्मेट पे जाके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ इसका फिल कलर ग्रीन करना, थोड़ा डार्क में ग्रीन कर देता हूँ, और इसका फॉन्ट का कलर मैं करना चाहता हूँ व्हाइट, तो फॉन्ट पे जाएंगे और यहाँ से फॉन्ट का कलर हम कर देंगे व्हाइट। इतना करने के बाद अब हम इसको करते हैं ओके, ओके, ओके करने के बाद यहाँ से ओके करते हैं, तो देखिए आपके पास जो डाटा सेट था उसमें बदलाव आ चुका होगा। देखिए पहली चीज तो 9000 से बड़ों को ग्रीन किया, और आपने जो फॉर्मेट बदला था वो भी बदल गया फॉर्मेट में यहाँ पर। तो इस तरीके से आप डाटा को एडिट भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए सारे के सारे रूल एक क्लिक पे सब खत्म करने हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है क्लियर रूल, यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी दी जाती है कि एक क्लिक पर आप पूरी शीट के डाटा को डिलीट कर सकते हैं, जहां पर भी रूल लगे होंगे सब खत्म हो जाएगा। अगर आपको देखने हैं कि टॉप 25% सेल्स क्या है या बॉटम के 25% रिकॉर्ड आपको उठाने हैं जिनको जॉब से निकालना हो, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा टॉप बॉटम का रूल, तो हम चलते हैं बॉटम के हिसाब से, और हमें चाहिए टॉप के बॉटम के 25%, तो यहाँ पर लिख दीजिए 25, तो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगे वो, ये बॉटम के 25% सेल्स है, जिनका स्कोर सबसे कम था ये अपने आप हाईलाइट हो गए, ठीक है। रूल हटाएंगे तो वापस से रूल हट भी जाता है, क्लियर रूल पे जाइए और रूल को हटा दीजिए। मान लीजिए इस बार आपको इस पे ऑटो कलरिंग करनी है, अभी हमने मैनुअली करा था कलर्स के, अच्छों को डाला था 8 से ऊपर, बेकार को डाला था 5 से नीचे, बीच वालों का एवरेज। अगर आपको कंप्यूटर से फोटो स्केलिंग करानी है, ये खुद डिसाइड करें, जिनकी सेल्स अच्छे उसको ग्रीन कर दे, जिनकी बेकार है उनको रेड कर दे, तो ऑटो स्केलिंग भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पर पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलता है कलर स्केलिंग का, और ये कलर ऑटोमेटिक डाल देगा, डाल दीजिए, पहला वाला ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पर ये रेड ग्रीन येलो अपने आप करता है, रेड वाला बेकार सेल्स है, ग्रीन वाला अच्छा है, और जो पीले रंग में दिख रहा है आपको वो एवरेज सेल है। अब ये किस आधार पे करता है इस काम को वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए मेरे पास एक सैंपल डाटा है समझने के लिए। अब इस सैंपल डाटा पे अगर मैं सेम कलर फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, देखो जिनके नंबर की वैल्यू सबसे ज्यादा है वो ग्रीन है, और जिनके नंबर की वैल्यू सबसे कम है वो रेड है, और जो नंबर जिसके ज्यादा नजदीक उसमें वही कलर है, जैसे 2 किसके ज्यादा नजदीक है 1 के तो उसमें लाल कलर है, और 9 किसके ज्यादा नजदीक है ग्रीन के तो उसमें ग्रीन कलर है। जैसे जैसे वो उस नजदीक नंबर से कम होता जाएगा उसमें से कलर खत्म हो जाता होता जाएगा, और वो उसके जितना नजदीक पहुंचेगा दूसरे को उसमें वही कलर दिखेगा। तो जहाँ जैसे यहाँ पर हल्का रेड दिख रहा था मतलब थोड़ा बेकार फॉर्मेट में लेकिन कम है, लेकिन इतना भी नहीं है कि ज्यादा बेकार। तो कलर स्केलिंग, अब कलर स्केलिंग में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, यार ये इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, इसको फेल करें कि आउट करें।
कंफ्यूजन क्रिएट किया है ना। रेड में आ रहा है और हल्के रेड में आ रहा है और पीले में भी आ रहा है, हल्का पीला भी बोल सकते हैं, लेकिन ग्रीन में नहीं है, तो कंफ्यूजन हो गया कि इसको निकाले कि ना निकाले। तो अब एक आसान तरीका आप फॉलो कर सकते हैं जिसको बोलते हैं आइकन। इसको हटाते हैं हम और हम लेंगे अब आइकन सेट। तो पहले आप डाटा को सिलेक्ट कर लो और आइकन का इस्तेमाल करो। अब की बार जिसकी सेल्स अच्छी होगी तो ग्रीन आइकन आएगा, सिंपल, एक लाइट जलेगी, सिंपल। तो यहाँ पर चलते हैं, आइकन सेट का इस्तेमाल करते हैं और आइकन सेट हम यहाँ से ले लेते हैं लाइक दिस। अब इसमें कोई हल्की लाइट का फर्क नहीं है, हरे रंग के 4 वेरिएंट नहीं है। अब जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी ग्रीन लाइट जलेगी बस, बेकार वालों की रेड और एवरेज की आपकी येलो जलेगी। ये भी सेम उसी फॉर्मेट पे काम करता है, इस पे लगा के चेक कर लो आप, ये देखिए, ठीक है, समझ में आ गया। ये फाइल में जब आपको आप भेजूंगा तो यहाँ पे कंडीशनल लगा हुआ है, इसको यूज करके देख लेना, कभी आप किसी और शीट पे घूमते रहो। इसमें एक दूसरी शीट आती है टास्क बार, इसको देख लीजिए क्या है। ये मान लीजिए एक एग्जाम था जिसका टोटल मार्क्स था 100। अब ये 5 बच्चे थे, इन्होंने पेपर दिया, अलग अलग स्कोर गेन किया। अब जिस बच्चे का जो स्कोर है उसकी परफॉर्मेंस का जो सिग्नल बार है वो सामने आपको देखने को मिलता है, लाइव देखिए मिल रहा है। अब इसको हम बनाना सीखेंगे, ये कैसे बना हुआ है। सो वी ट्राई दिस, हाउ वी कैन डू दिस। चलिए बनाते हैं। यहाँ देखिए इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले इस तरीके से डाटा आप क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। ये जो नंबर है इसको सामने कनेक्ट कीजिए। कैसे करेंगे कनेक्ट, इक्वल टू करके इसकी वैल्यू उठा लीजिए। इस सेल की जो भी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी आपको, एक बार वैल्यू आने के बाद आप इसको ड्रैग कर दीजिए, बाकी सभी सेल्स की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। इतना करने के बाद आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद आपको मिलेगा डेटा बार, और डेटा बार में आपको मिलेगा नीचे मोर टूल, ये रहा, यहाँ पे चले जाना। जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा बार ओनली, इस पर क्लिक करना ताकि सिर्फ आपको बार दिखेगा। अब जो भी बार जिस कलर का आप दिखाना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए। ओके करिएगा, एंड नाउ द बार हैज। अब ये बिल्कुल लाइव काम करता है, आपकी जैसी वैल्यू होगी उसी तरीके से ये रिएक्ट करेगा। आप जो नंबर यहाँ पे डालेंगे वैसा ही ये चलेगा। आप कम डालेंगे कम चलेगा, ज्यादा डालेंगे ज्यादा चलेगा। ओके, तो यहाँ पर आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाता है। किसी बच्चे को डाउट, कोई क्वेश्चन है, यू मे आस्क। अब हमारे पास हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है उसका नाम है सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल रेफरेंस क्या होता है, देखो समझो इस बात को कि सेल रेफरेंस क्या चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके जब एक्सेल में फॉर्मूले लगते हैं ना, याद रखो एक्सेल में क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे। एक्सेल का जो काम होता है ना 60 to 70% काम फॉर्मूले से होता है। एक्सेल पे जब भी आप किसी ऑफिस में काम करोगे तो 60 to 70% काम किससे होगा, फॉर्मूले से होता है, जो भी काम आप करते हैं। अगर आप कहीं काम कर रहे हो एक्सेल में और फॉर्मूले यूज नहीं कर रहे हो तो सोच लेना तुम अपनी जिंदगी को जन्नम बना रहे हो। इसको बोलते हैं हार्ड वर्क। फॉर्मूले लगा लगा के काम जल्दी हो जाता है, ठीक है। आगे चलकर सीखने को मिलेगा आपको। फॉर्मूले लगाओगे, मैनुअली काम करोगे तो बस हो गया काम, फिर तो आपको रखेंगे नहीं वो। एक्सेल को सीखने का पूरा पर्पस ही यही होता है कि आप फॉर्मूले की अच्छी जानकारी रखें, फॉर्मूला लगाना सीखें। कोई काम जब आप लोगों से करवाए तो फॉर्मूले से करें, वो डायनेमिक होता है, फास्ट रन होता है, तेजी से चलता है, दिमाग लगता नहीं है, और प्लग इन प्लग आउट का खेल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब कभी भी आप एक्सेल में जो फॉर्मूले लगाते हैं तो फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में हम डाटा देते हैं, किसी सेल में कोई डाटा पड़ा होता है वो डाटा हम फॉर्मूले को देते हैं। फॉर्मूला क्या करता है, फिर उस डाटा के ऊपर काम करता है। वो सेल को जो हम डाटा देते हैं उसी को रेफरेंस कहते हैं। यानी कि अगर आपने सेल रेफरेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझा तो आपका 70% एक्सेल तो वैसे ही गुरगुर हो गया, खत्म हो गया, तो खत्म, क्योंकि फॉर्मूला आप कभी ढंग से लगा नहीं पाओगे। इसलिए रेफरेंस को सीखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए आगे, तो सेल रेफरेंस क्या होता है। सेल रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस ऑफ द सेल, या फिर आप कह सकते हैं नेम ऑफ द सेल, या फिर आप कह सकते हैं लोकेशन ऑफ द सेल। तो ये होता है रेफरेंस, ये मतलब हो गया रेफरेंस का। अब सवाल आता है इसे यूज क्यों करते हैं। रेफरेंस तो ठीक है, इसे यूज क्यों करते हैं, क्या यूज क्या है इसका। सेल रेफरेंस, कोई पूछे व्हाट इज सेल रेफरेंस तो क्या बोलना है, नेम ऑफ द सेल। कोई पूछे व्हाई वी यूज इट तो आपको बोलना है यूज टू कनेक्ट वन सेल डेटा, यानी वन सेल टू अनदर सेल। एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने के लिए रेफरेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए सेल 1 में कोई डाटा पड़ा हुआ है और वो डाटा मुझे सेल 2 में यूज करना है, तो भाई आप सेल 2 में सेल 1 का रेफरेंस डालेंगे तभी यूज होगा ना, बिना उसका रेफरेंस दिए यूज नहीं होगा। इसी जगह यूज होता है। जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं किसी सेल के अंदर तो डाटा तो कहीं और से लाता है ना, उठा उठा के, इसी कॉन्सेप्ट को रेफरेंस कहा जाता है, ठीक है। तो सेल रेफरेंस क्या होगा, जब हम एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करते हैं, किसी भी चीज के लिए कनेक्ट करते हो, आप डाटा के लिए करते हो या उसको किसी भी दूसरे पर्पस के लिए करते हो, तो वहां पर रेफरेंस की आवश्यकता होती है।
अब एक्सेल में जब भी कभी आप रेफरेंस लगाते हैं तो एक्सेल में रेफरेंस लगाने के 4 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 4 तरीके। यही तो सीखना है तुमको, ठीक है? रेफरेंस सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, वो जो तरीके हैं ना, जो मतलब है वो सीखना है और उनका अध्ययन करना है, चिंतन करना है कि इनका क्या लॉजिक है। लॉजिक सीखने के बाद जब कभी काम करोगे तो वहां अपनी बुद्धि से इस्तेमाल करना है कि किस तरह का लॉजिक यहाँ लगना चाहिए, ठीक है? एक्सेल एक ऐसी चीज है जिसको रटा नहीं जा सकता, ठीक है? जिसको याद नहीं कर सकते, समझ रहे हो? यहाँ पर हर बार एक्सेल में एक लाइन कह देता हूँ, एक्सेल को कितना ही पढ़ लो तुम, कितना ही सीख लो, एक्सेल में जब भी तुम्हें काम मिलेगा और वो काम तुमने जिंदगी में पहले नहीं करा है तो वो तुमसे नहीं होगा। अब तुम कहो कि मैं एक्सेल को 2 साल से जानता हूं, लेकिन कभी भी कोई काम ऐसा आ गया जो जिंदगी में पहली बार कर रहे हो तुमसे नहीं होगा। अब आप लोग ये बताओ, आपके बैच में कौन सा ऐसा बच्चा है जो एक्सेल थोड़ा बहुत जानता है? मैं लाइव डेमो दिखाऊंगा। कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। देखो आपकी क्लास में आपके सामने लाइव बच्चा बैठा है 3 साल। आप बताओ कितना हो गया? 1 साल इनको हो गया, ठीक है? लाइव डेमो दूंगा आज आपको। 3 साल उनको हो गए, 1 साल आपको हो गया, करेक्ट? और कोई बच्चा ऐसा है यहाँ पे? तो आज आप लाइव आप बताएं कितना एक्सेल को यूज करते हुए कितना टाइम हो गया आपको? 6-7 साल हो गए। तो आपकी क्लास में 1 साल एक्सपीरियंस बच्चा है, 3 साल एक्सपीरियंस बच्चा है, 6 साल। आज आपके सामने लाइव डेमो दिखाऊंगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी, ठीक है? अगर इनके सामने मैं एक ऐसा सवाल लिया एक्सेल में जो ये जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको गारंटेड ये वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है? देखें आप सवाल, देखो एक लाइव डेमो देख ही लो तुम आज। हाँ, मैं कोई सवाल करूं और वो तुम बता रहे हो तो मुझे ईमानदारी से बताना वो सवाल तुमने या तो कभी करा है या कभी देखा है, तभी तुम कर पा रहे हो उसे, ठीक है? ये बोल देना मुझे सच, ऐसा मत बोलो जिंदगी में पहली बार कर रहे थे लेकिन मैंने कर डाला, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? अभी बोलेंगे सब, ठीक है? देखो मैं आपके सामने यहाँ पर एक डाटा इनको बना के दूंगा, ठीक है? लाइव डाटा आपके सामने बना के दे रहा हूँ। आईडी, नेम, एज, ठीक है? और चलो मैं यहाँ पर एक काम देता हूँ इनको सिंपल, यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, एक सीधी सी चीज बताता हूँ इनको, ठीक है? मैंने कुछ नंबर्स ले लिए, ठीक है बेटा? समझ में आ गया? अब आप इन नंबर को शॉर्ट करके दिखाओ। जैसे ये नंबर है जो भी, कैसे शॉर्ट करने हैं? जैसे मान लीजिए ऐसे 1 2 3 4 5, समझ रहे हो ऑर्डर? फिर जैसे यहाँ खत्म हो जाए तो यहाँ से अगली लाइन स्टार्ट होनी चाहिए। शॉर्टिंग समझ में आ रहा है मेरा मतलब? क्या मतलब है इसका? जैसे सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है? मान लीजिए 7 है, तो 7 यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद अगला नंबर क्या है? 9 है, 9 यहाँ होना चाहिए। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो अगला नंबर यहाँ से शुरू होना चाहिए, ठीक है? मेरे को गाइड करो आप तीनों, रुक जाओ छोड़ो सब, मेरे को गाइड करो कि इस काम को कैसे करोगे आप। और थोड़ी देर के लिए कल्पना करना, ये डाटा इतना नहीं है, ये डाटा हजारों की संख्या में मिला है। कितनी संख्या में? हजारों की संख्या में मिला है। आप इस काम को कैसे करते हैं? एनीबॉडी? मेरे को सजेस्ट करो, मैं यहाँ लाइव करूँ। इसको शॉर्ट करके कैसे लगाओगे? आप कितना ही पढ़ लो एक्सेल को, ये नहीं हो रहा है, इनसे किसी से नहीं हो रहा। यहाँ पर 1 साल का भी है, 3 साल का भी है, 6 साल का भी है। मेरी ये लाइन हमेशा याद रखो। मैं आपसे जो बोल रहा हूँ ना, तुक्केबाजी नहीं कर रहा हूँ, अपने तजुर्बे के हिसाब से बोल रहा हूँ बेटा। बहुत टाइम से हूँ इस लाइन में, तो मुझे चीजों का एहसास है। अगर कोई एक्सेल में कोई काम ऐसा आ गया जो पहली बार कर रहे हो, नहीं होगा, अभी नहीं होता। अब ये तभी होगा तुमसे जब तुम इसको डालोगे चैट जीपीटी पे और उससे कहोगे अरे कैसे करते हैं भाई, बताना जरा। तो अब ये सवाल यहाँ खड़ा होता है कि वो 3 साल, 6 साल, 1 साल यहाँ किसी काम के नहीं है। तो बेटा अगर आप लोगों को इंटरव्यू क्रैक करना है, इंटरव्यू तभी क्रैक होंगे जितने ज्यादा से ज्यादा तुम लोगों ने एक्सेल पे मेहनत करी होगी। यानी कोशिश करो हर दिन नया कुछ करने का, हर दिन कुछ नया ढूंढने का, हर दिन कुछ नया ट्राई करने का। अगर आपने 100 चीजों पे ट्राई किया, 100 काम, जैसे आपने 100 चीजें करी हैं, 100 सवाल करे हैं, एग्जामिनर ने 101वां सवाल कभी पूछ लिया, अब उसको क्लियर करने का एक ही चांस है, या तो वो सवाल तुमने कर रखा हो या उसके जैसा कर रखा हो, तभी पॉसिबल है, वरना नहीं होगा। अब सोच लो एक्सेल में इंटरव्यू क्रैक करना आसान बात नहीं है।
आ रही बात को समझ में? अभी तुम्हारे सामने लाइव देखा तुमने, मैंने ऐसे नहीं कहा कि अब तुमसे काउंट भी करवाया सबका कितना एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब तो तुम्हें भरोसा हो गया जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते। तो अपना दिल मन कभी छोटा मत करना, बस ये देखना मैं फेल क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कभी करा ही नहीं था वो सवाल, इसलिए फेल हुआ। निराश मत होना कि मैं फेल हो गया क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कम था। आप ये सोच के जाना कि मैं फेल इसलिए हुआ क्योंकि मेरी मेहनत कम थी, मैंने कभी वो सवाल करा नहीं, यानी मेरी कमी रह गई है पढ़ाई में नहीं। हमें उसको दूर करना है। आ रहा है समझ में अब? तो जितना आप पढ़ के जाओगे वही आपकी सफलता होगी। ठीक है, जितना पढ़ोगे वो आपका काम आएगा। आप कम पढ़ोगे कम काम आएगा, कम पढ़ के जाओगे तो कम चांसेस होंगे कि इंटरव्यू क्रैक होगा। अभी आगे कंटिन्यू करूं? चलिए सेल रेफरेंस पे वापस आते हैं। इस डाटा को यहीं लिखा रहने देते हैं, काम आएगा ये मेरे। क्या ये तो एक सॉल्यूशन क्योंकि सिर्फ एक एक कॉलम वाइज होता है। कैसे? चल एक एक कॉलम वाइज बताओ कैसे। सॉर्ट में जाके एक एक कॉलम वाइज ध्यान से देखो, ये वही डाटा है और ये भी वही डाटा है, जैसा मैंने चाहा था वैसा कर दिया। तो इनके एक्सपीरियंस पे तजुर्बा भारी पड़ गया, इसीलिए कहावत बनी है शेर के ऊपर सवा शेर। अब जिस ये करने के लिए कुछ फॉर्मूले यूज हुए, मैं गारंटीड कह सकता हूँ ये फॉर्मूले उन्होंने कभी यूज नहीं करे होंगे। तुम पूछ लो, मैं जानता नहीं इनको, बताओ भाई कभी करे टू रो रैप रो कभी करा है? तुमने करा है? आपने करा है कभी? अभी पता चल रहा है कुछ आप लोग? यही है, जैसे जैसे आपका वक्त बीतेगा जब आपको जरूरत पड़ेगी काम की। ये सवाल आया नहीं कभी इसलिए नहीं कर पाए, किसी दिन ये सवाल आता है ना, इसकी आरएनडी करके खेल चुके थे तुम लोग। इसीलिए कंपनी किसी फ्रेशर को ज्वाइन नहीं करती। कंपनी क्या कहती है? एक्सपीरियंस। क्योंकि एक्सपीरियंस बंदा मतलब उसने कंपनी में रह के कुछ करा होगा, तो उसने डेली जब काम करा होगा 2 महीने, तो 2 महीने उसके सामने 50 प्रॉब्लम आई होंगी, वो कम से कम उन 50 प्रॉब्लम को दूर करना जानता है हमारे लिए। और आप कितना ही पढ़ के चले जाओ, उन कंपनी में जब भी काम करोगे काम नहीं होगा, क्योंकि डेली वो नई प्रॉब्लम देंगे। मैंने आपको फिर बोली है स्टेटमेंट याद रखना, जब भी एक्सेल में कोई नया काम आएगा जो जिंदगी में पहली बार देख रहे हो, नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा। ये सवाल अगर मैं इनको छोड़ देता ना करने के लिए, तो ये घर से इसका सोल्यूशन निकाल के ले आते, बिकॉज इनको काम करते हुए काफी टाइम हो गया है। सो दे नो हाउ टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, दे नो द वे। जो वर्किंग प्रोफेशनल जो काम करते हैं उनको पता होता है हाउ टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, वो गिरते नहीं है। और आप फ्रेशर होते तो आपको आइडिया नहीं होता क्या करना है क्या नहीं होता, तो आपको जैसे ही कोई प्रॉब्लम मिलती है आप सीधा सीधा हाथ खड़े करके आ जाते हो, गिव अप करके, सर कैसे निकलेगा आई डोंट नो। तो मैं तो खैर कर रहा था लेकिन निकल गया ना आंसर, देखो अभी फिर ना तो मैंने तुम्हारे सामने कुछ करा, मेरे को अभी नीड नहीं पड़ी आरएनडी करने की। करी कोई मैंने आरएनडी? तुम लोगों को पड़ती है, तुम भी निकाल देते आंसर, लेकिन आरएनडी करना पड़ता है। तो यहाँ से तुम आइडिया लगा सकते हो कि तुम अभी जिन टीचर के सामने बैठे हो उनका तजुर्बा 6 साल से ज्यादा है। लग गया आइडिया? स्टार्ट करूं पढ़ाना? तो कभी ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो ऐसे कर सकते हो ना सेट, देखो कितना बढ़िया तरीके से सेट हो गया मामला। अब इसको बंद करते हैं और मैं आपको रेफरेंस पढ़ाने दीजिए। रेफरेंस पे फोकस करते हैं। अभी हमारे पास 20 मिनट है, कोशिश करते हैं हो जाएगा। देखिए 4 तरह के रेफरेंस होते हैं। देयर आर 4 ways टू implement the reference in Excel। जो पहला तरीका होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस लगाने का नाम तरीका होता है, सेल का नाम लिख दो खाली ऐसे, जैसे सेल का नाम होता है, ये तो होते हैं सेल के नाम, D3 C3 D2, सेल का नाम लिख दो बस, लग गया रेफरेंस। इसी को रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। चलिए लगा के देखते हैं। ये मेरे पास एक डाटा है फॉर डूइंग द प्रैक्टिस। मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल है ना, ये जो नंबर है, ये मैं यहाँ पे कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो कई लोग क्या करते हैं कि ये कनेक्ट करना है तो कई लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं और बोलते हैं कि सर हमने कनेक्ट कर दिया। इसको कनेक्टिविटी नहीं कहते बेटा। आप कहोगे क्यों? अगर मैं इस सेल की वैल्यू बदलूंगा तो वहां कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, तो ये कनेक्ट कहाँ होगा? अगर 2 सेल में कनेक्ट कर रहा हूँ तो एक सेल में कुछ भी हरकत होगी तो दूसरे में दिखेगा होते हुए, उसी को बोलते हैं कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी नहीं हुई, इसलिए कनेक्टिविटी का तरीका बताया गया। कनेक्टिविटी हमेशा कैसे होती है? रेफरेंस की मदद से होती है। तो यहाँ मैं एक रेफरेंस यूज करूंगा, रिलेटिव रेफरेंस। तो रिलेटिव रेफरेंस कैसे लगता है? जो पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ रिलेटिव रेफरेंस का, वो क्या होगा? सेल का नाम लिख दो खाली, क्या नाम है सेल का? C4। या तो आप ऐसे हाथों से टाइप कर दो या फिर आप माउस से जाके सिलेक्ट कर लो, बात एक ही होती है।
ये कनेक्ट हो गया, देखो आ गई, सेम वैल्यू आ गई। अब आप इस सेल में कुछ भी करते हैं ना वो वहां आएगा, पक्का आएगा। देखो 90 करा आया ना, मैं कुछ और लिखूंगा तो भी आएगा, ये कनेक्ट है, जरूर आएगा। अगर मैं खाली छोड़ दूं तो याद रखना खाली सेल की वैल्यू 0 होती है। एक्सेल में जो खाली सेल है डिफॉल्ट उसको 0 माना जाता है। तो कुछ नहीं लिखोगे तो 0 आएगा, लिख दोगे तो वैल्यू आएगी। अब इसको रिलेटिव क्यों कहा जाता है? रिलेटिव के पीछे क्या लॉजिक है? जैसे 4 तरीके होते हैं लगाने के, चारों में ही सेल कनेक्ट होते हैं, लेकिन चारों के नाम है, चारों का मतलब होता है। इस तरीके से अगर आप रेफरेंस लगाएंगे तो इसका मतलब हो गया कि ये सेल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में रिलेटिव है। जैसे एक बस होती है, बस में जब आप बैठ जाते हैं तो आप बस के रिलेटिव में आ जाते हैं। अगर बस मूव करेगी 1 किलोमीटर दक्षिण की तरफ तो आपकी पोजीशन क्या होगी? 1 किलोमीटर दक्षिण पहुंचे आप। अगर बस पीछे की तरफ साउथ में मूव करेगी तो आपकी पोजीशन भी साउथ में मूव होगी। ये दिमाग में रखना कॉन्सेप्ट, समझिए बात। अब ये रिलेटिव रेफरेंस है, इसका मतलब ये सेल इस सेल के साथ कोरिलेट हो जाएगा, यानी ये वैल्यू इसके ऊपर आ चुकी है। अगर ये सेल मूव करेगा तो भाई ये भी मूव करेगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं इसे कॉपी करूं, अब देखना मैंने इसको कॉपी किया, रेफरेंस को कॉपी किया मैंने, 76 को कॉपी नहीं किया है। मैंने तो कभी 76 लिखा ही नहीं है यहाँ। मैंने क्या लिखा था यहाँ, इक्वल टू करके C4, वो क्या होता था? रेफरेंस। तो मैंने तो रेफरेंस लिखा है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी रेफरेंस ही दिखा रहा है फॉर्मूला बार में। तो जब आप किसी रेफरेंस को कॉपी करते हो और वो रेफरेंस अगर रिलेटिव है तो डेटा भी मूव होगा। ये कनेक्ट कहां पर है? 76 C4 के साथ कनेक्ट है। अगर मैं इसको 2 रो आगे ले जाऊं तो ये डाटा भी 2 रो आगे जाएगा। क्या वैल्यू अब यहाँ पर 58, तो यहाँ पर उत्तर 58 आएगा, 76 कत्ता ही नहीं आएगा। इस चीज को समझो, ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको समझिए। कहीं पर भी बोला है मैंने, अगर अब ये उत्तर आपको देना है, अगर मैं इसे कॉपी करके यहाँ प्रिंट कर दूं क्या उत्तर आएगा? अभी फिर बताना है, अगर मैं इसे कॉपी करूं और कॉपी करके यहाँ प्रिंट करूं क्या उत्तर आएगा? अब आप समझिए, अब समझिए, अगर मैं इसको ड्रैग करके खींच दूं तो क्या उत्तर आएगा? उसके सामने की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। इसीलिए ड्रैग करने से वैल्यू आती है। ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, जब पहली बार उस सवाल के एक्सेल पढ़ा था, लेकिन आज पीछे का प्रिंसिपल पता लगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या था। समझ आया बात? तो ये क्या कहलाता है हमारा रिलेटिव रेफरेंस। कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ पे? तो रेफरेंस समझाना है खाली मुझे, ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे मैंने बोला कि अगला टॉपिक मैं तभी पूछूंगा जब आप लोगों से कंफर्म करूंगा, जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया रिलेटिव रेफरेंस का एग्जाम्पल। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसी शीट का डुप्लीकेट मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। अगला जो रेफरेंस मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा उसका नाम होगा एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस देने का तरीका कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरीके से। देखिए दोनों तरफ डॉलर का साइन दिख रहा हो, डी के आगे भी 3 के आगे भी। डी क्या होता है? कॉलम। डी जो अल्फाबेट्स होते हैं वो कॉलम होते हैं, और जो नंबर्स होते हैं वो रो होते हैं। तो यहाँ पर मैंने डी और 3 दोनों के आगे डॉलर लगा दिया है, यानी कॉलम के आगे भी और रो के आगे भी। इस तरह से अगर कहीं रेफरेंस लगाया जाएगा तो उसको एब्सोल्यूट रेफरेंस के नाम में काउंट किया जाता है। अब ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, चलिए उसको भी जान लेते हैं। ये मैंने सेल सिलेक्ट किया और मेरे को इसे एब्सोल्यूट करना है, तो मैनुअल तरीका डॉलर लगाया जा सकता है हाथों से भी। शॉर्टकट की होती है F4। आप फंक्शनल की F4 का भी यूज कर सकते हो, फंक्शनल की F4 का भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप करेंगे दोनों तरफ क्या लग जाएगा? डॉलर का साइन लग जाएगा। तो देखिए मैंने लगा दिया यहाँ पर रेफरेंस, एंटर किया। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए, डाटा अभी भी कनेक्ट है, ये कनेक्ट अभी भी है, चारों से कनेक्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। कनेक्टिविटी का बस तरीका अलग अलग होता है, कनेक्ट अभी भी है। लेकिन इस बार ये कनेक्टिविटी एब्सोल्यूट तरीके से की गई है, यही एब्सोल्यूट तरीके से। तो एब्सोल्यूट तरीके से क्या होता है, आप बस के पास गए तो हो लेकिन बस में बैठे नहीं हो। अगर बस 1 किलोमीटर साउथ में गई तो तुम्हारी पोजीशन क्या होगी? सेम। बस अगर नॉर्थ में गई तो तुम्हारी पोजीशन सेम। व्हाट डज इट मींस? अगर मैं इसे कॉपी कर लूं, अगर मैं इसे कॉपी कर लूं और कॉपी करके 3 कदम नीचे चला जाऊं तो भी इसका उत्तर 98 आएगा, क्योंकि ये है पैसेंजर और पैसेंजर इसमें कभी बैठा ही नहीं है। बस किधर भी मूव करे पैसेंजर की पोजीशन जो है वही आएगी, यानी इसका उत्तर 98 आएगा। आप इसको कहीं पर भी ले जाइए, ये कॉपी किया, कहीं पर भी ले जाइए, इसका उत्तर वही आएगा, ये मूव नहीं करेगा।
इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है फिक्स वैल्यू जो कैन नेवर बी मूव, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, फिक्स हो जाती है। अब आप इसको कितना ही ड्रैग कर लें, कहीं ले जाएं, अगर मैं ड्रैग करूंगा सभी का उत्तर 98 देखना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं हम? एब्सोल्यूट। ये समझ में आ गया? आगे बढ़े अगले टॉपिक की तरफ। अब आता है हमारे पास अपना थर्ड टाइप ऑफ द रेफरेंस, जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। इसमें दोनों रेफरेंस एक साथ लगते हैं, यानी एब्सोल्यूट प्लस रिलेटिव। मान लीजिए मैंने ऐसे लगाया, तो इसका मतलब है कि जो कॉलम है वो एब्सोल्यूट हो गई। एब्सोल्यूट का मतलब समझा करो लॉक, वो चीज लॉक हो जाती है, मूव नहीं करती। तो इसमें कॉलम लॉक हो गया है। इसका वाइस वर्सा भी बना सकते हो, यानी रो को लॉक किया जा सकता है। तो इसमें एक चीज लॉक होती है एक वक्त, या तो रो या कॉलम। इसको मिक्स रेफरेंस कहते हैं। अब ये कैसे रिएक्ट करता है वो भी देख लो। एब्सोल्यूट में दोनों लॉक होते हैं, मिक्स में होता है एक चीज। ये मैंने डाटा उठाया यहाँ से, और मैंने यहाँ पर कोई एक चीज लॉक कर दी। कौन सी लॉक करी है? रो। तो रो के डायरेक्शन में डाटा चेंज नहीं होगा क्योंकि वो लॉक है। रो क्या होती है? ऊपर नीचे जब किसी सेल को करते हैं तो रो होती है, डाटा चेंज हुआ कहीं। लेकिन कॉलम की दिशा में अगर आपने मूव करा तो डेटा चेंज होते हुए दिखेगा। इसी का उल्टा कर लो। समझ गए? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े। अब आ जाइए अपने लास्ट रेफरेंस पर। इसका नाम होता है 3D रेफरेंस। तो ये कैसे रिएक्ट करता है देखो, 3D रेफरेंस। ये देखो, पहली चीज तो ये कब यूज होता है? ये तब यूज करना है, अभी तक क्या हो रहा था कि आप दो सेल कनेक्ट तो कर रहे थे, लेकिन वो दोनों सेल एक ही शीट पर थे। लेकिन मान लो अगर दो सेल कनेक्ट करने हैं और वो दोनों सेल अलग अलग शीट पर हों तो क्या? तो ऐसे केस में 3D रेफरेंस यूज होता है, यानी कि यूज टू कनेक्ट वन सेल टू अनदर when they are on different sheets. डिफरेंट शीट्स, ठीक है, जब वो सेल अलग अलग शीट पर। इसको करने का तरीका क्या होता है? शीट का नाम एक्सक्लेमेशन, उसके बाद रेफरेंस, ये होता है इसका तरीका, ठीक है। शीट का नाम एक्सक्लेमेशन फिर रेफरेंस, इस तरीके से हम रेफरेंस लगाते हैं। यूज कैसे करना देखो। देखो मेरे पास ये शीट है नॉर्मली, ठीक है। इस शीट का नाम मैंने नीचे लिख दिया है, और इस शीट का नाम है 3D। और यहाँ पर एक मिक्स नाम की शीट है। इस शीट में एक डाटा पड़ा हुआ C4, ठीक है। मेरे को ये डाटा यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले शीट का नाम लिखूंगा, उसमें अंदर जाने के लिए एक्सक्लेमेशन, जिस सेल को कनेक्ट करना है वो लिख दो, कनेक्ट हो जाएगा। और इसमें मैंने जो C4 लगाया वो रिलेटिव है, यानी मैं ड्रैग करूंगा तो बाकी वैल्यू भी आ जाएंगी। C4 तो रिलेटिव है ना, अगर मैं ड्रैग करूंगा तो बाकी वैल्यू भी आएंगी, और इधर करूंगा तो इधर ही भी जाएगा, ये दोनों तरफ चलता है ये। और वहां ये कनेक्ट है, अगर मैं वहां चेंज करता हूँ 98 को चेंज करता हूँ, मैं 98 का 9 करता हूँ, तो वहां वैल्यू बदल गई होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को 3D बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका रेफरेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। अभी कोई डाउट है किसी का? मैंने अगर इस सेल को कनेक्ट किया और इसके अंदर मैंने लॉक कर दिया, मान लीजिए कॉलम को लॉक कर दिया इस पर, ठीक है, दिख रहा होगा सबको। तो कॉलम की डायरेक्शन में डाटा चेंज नहीं होगा। कॉलम पता है ना आपको, इधर की तरफ मैं मूव करूंगा राइट साइड तो कॉलम डाटा चेंज हुआ क्या? लेकिन रो की तरफ अगर मैं मूव करूंगा तो वो चेंज हो जाएगा। इसी को मिक्स बोलते हैं बस। इज इट क्लियर? अब एक आखिरी, हाँ बोलो। 3D में पहले शीट का नाम लिखा जाता है और फिर कॉलम का रेफरेंस। अब हमारे पास एक आखिरी कॉन्सेप्ट बचा है, उसके बाद इसको खत्म करेंगे। द कॉन्सेप्ट इज डिफाइन नेम। इसकी हेल्प से हम किसी भी सेल या किसी भी रेंज को नाम दे सकते हैं। यूज टू गिव द नेम टू द सेल और रेंज। ये ऑप्शन आपको मिलता है फॉर्मूला टैब में। एक फॉर्मूला टैब होता है, उसके अंदर होता है डिफाइन नेम।
आसान हो जाता है डाटा पे काम करना। अब ये कैसे यूज करेंगे, देखो मेरे पास यहाँ पर ये डाटा है मान लीजिए, ठीक है, मैं इस डाटा पे काम करना चाहता हूँ, तो मैं इस पूरे डाटा को एक नाम दे दूंगा। आप इसको सिलेक्ट कर लो, पूरे डाटा को नाम दे सकते हो। सिलेक्ट करके फॉर्मूला टैब में जाओ और यहाँ पर डिफाइन नेम पर क्लिक करो। इसको जो नाम देना है वो नाम दे दो। मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया माई डेटा, ओके कर दिया। अब इससे क्या फायदा होगा, देखिए कल को मान लीजिए मुझे इन सभी नंबरों का टोटल करना है, तो मैं यहाँ पर सम नाम का फॉर्मूला लगाऊंगा। अब मुझे डाटा सिलेक्ट करने की नीड नहीं है, आपने नाम दिया था ना इसको, देखो अपना आप सिलेक्ट हो गया ना, आ गया टोटल। अगर कल को मान लीजिए आप किसी और शीट पे हैं और यहाँ पर उस डाटा का आपको टोटल करना है, तो आप लिखेंगे सम। अब वहां जाके डाटा को सिलेक्ट करने की नीड नहीं है, कहाँ जाना है, नहीं जाना आपको, आप सीधा लिखो माई डेटा, आ गया, आ गया टोटल। कल को मान लीजिए वो डेटा आपको यहाँ लाना है, तो वहां जाके कॉपी करके लाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सीधा लिखो माई डेटा, वो डेटा ही आ गया। वो डेटा आपका पूरा का पूरा उस वेरिएबल के अंदर है, उस वेरिएबल का कहीं भी यूज कर लो, उसका मतलब वो डेटा माना जाएगा। समझ गए कॉन्सेप्ट? इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, डिफाइन। कल को तुम्हें ये डिफाइन नेम का नाम पता करना है, कल को भूल जाते हैं ना कि मैंने क्या नाम बना रखा है, किस नाम से बनाया था, तो नेम मैनेजर पे जाओ, जो जो नाम तुमने डिफाइन करोगे वो सब दिखेगा। अब ये पता करना है कि ये नाम तुमने किस डाटा को दिया था, तो नीचे वाले सेल पे जो नंबर लिखे हो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ये आपको वहां ले जाएगा, देखो तो पता भी चल जाएगा कि ये नाम आपने इस डेटा को दिया था। कल को डिलीट करना नहीं चाहिए आपको, तो सिलेक्ट करके डिलीट कर देना। अगर आपने इसको डिलीट कर दिया तो क्या होगा, जहां जहां भी आपने एक्सेल में ये यूज किया था वो सब जगह पर एरर आ जाएगा। देखिए मैं कर रहा हूं इसको डिलीट, अब जहां जहां भी आपने इसका इस्तेमाल किया था वहां वहां पर बेटा एरर बनना स्टार्ट हो जाएगा, बन गया सब जगह एरर, नेम एरर आ गया। तो यहाँ पर आज का हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आज तो मेरे पूरा 1.5 घंटा चला, खत्म हो गई क्लास।